हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक बहुलक, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर और हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हर दिन हम बहुत सारे जो हम जैसे सुबह उठते हैं टूथब्रश करते हैं वो पॉलीमर से बना होता है। जो मग्स हैं, जो बास्केट्स हैं, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं बाल्टियां हैं, वो सब भी किससे बनी होती हैं? पॉलीमर से या बहुलक से बनी होती है। इसका मतलब क्या है? पॉलीमर का मतलब होता है बहुत ज्यादा आणविक द्रव्यमान वाले अणु। जैसे मान लो ये है, तो इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड है एकलक। ठीक है, एकलक है। जब ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो ऐसी चेन बन जाती है और इस चेन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। अब ऐसे जुड़ते चले जाएं, हजारों जुड़ जाएं, तो हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते 1000 बना लेंगे। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं CH2 CHClN, और इस अणु को हम कहते हैं पॉलीमर या क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, तो ये है मोनोमर एकलक, और इसको क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक। पॉलीविनाइल क्लोराइड शॉर्ट में क्या लिखते हैं? PVC। ठीक है, या इसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने NCERT ली है और NCERT को एक बार आप थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो हमें ध्यान रखनी। बहुलक की खोज एवं उनके विभिन्न अनुप्रयोगों के बिना क्या आप सोच सकते हैं कि दैनिक जीवन रंगीन हो पाता? प्लास्टिक की बाल्टियां, कप, तश्तरियां, बच्चों के खिलौने, पैकेज में होने वाली थैलियां, संश्लेषित या सिंथेटिक क्या वस्त्र सामग्री, ये सब इससे बनते हैं। टायर, गियर, सील, ये सब इससे बनती हैं। और बच्चों प्लास्टिक प्रत्यास्थ बहुलकों, रेशो मतलब फाइबर, ठीक है, एंड प्रलेपों या वार्निश के लिए मुख्य आधार, ये सब होते हैं बच्चों पॉलीमर। ठीक है, बहुलक शब्द का मतलब होता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं, की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों पाली अर्थात बहु मतलब पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मर अर्थात इकाई। पॉलीमर मतलब बहुत ज्यादा जो इकाइयां जुड़ जाती हैं तो उससे क्या बन जाता है? जो अणु बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। बहुलकों के बहुत बृहत अणुओं की तरह परिभाषित किया जाता है। बृहत मतलब बड़े अणु। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल जिनका अणु भार बहुत ज्यादा होता है। इन्हें बृहदणु भी कहा जाता है। ठीक है, बृहदणु मतलब बड़े अणु। ठीक है, जो कि पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयों के बृहत पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। पुनरावर्त संरचनात्मक इकाइयां कुछ सरल और क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती है जो एकलक कहलाती है। एकलक मतलब जो होता है, जो सबसे छोटी इकाई है जिससे कि ये बहुलक बन रहा है, उसे क्या कहते हैं? हम एकलक कहते हैं। जैसे कि बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एकलक है। इसके कई सारे अणु जब जुड़ते चले जाएं तो ये बन जाता है CH2CH2N। तो इसका नाम है इथीन। इसका क्या नाम है? इथीन नाम है। और इसका क्या नाम है? पॉलीइथीन। इसका क्या नाम है? पॉलीइथीन। ठीक है, ये एकलक है और ये क्या है? बहुलक है। ठीक है, ये बहुलक है। ओके, तो बहुलकन, अब जो भी क्रियाएं हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ये जुड़ करके बन जाते हैं आपस में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलकन कहते हैं। ठीक है, बहुलकों के संबंधित एकलकों के विरचन से, ठीक है, प्रक्रम को बहुलकन कहते हैं। मतलब जिससे रिएक्ट होके आपस में अभिक्रिया कर जब बहुलक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलकन कहा जाता है। नोट करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो विशिष्ट महत्वों के आधार पर बहुलकों को कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। बहुलकों का एक सामान्य वर्गीकरण सोर्स पर, ठीक है, स्रोत पर आधारित है जिससे वो प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो बहुलक होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रबर, कुछ रेजिन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं।
इनको लैब में बनाने की या इंडस्ट्री में बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अर्ध संश्लेषित, इसका मतलब सेमी सिंथेटिक, इनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। और अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, इसका मतलब क्या होता है भाई, पाए तो जाते हैं, प्रकृति में पाए तो जाते हैं, लेकिन उनकी जो उपयोगिता है वो कम होती है। उस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कुछ अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, कुछ उन पर कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे नेचुरल रबर है, सॉफ्ट होता, किसी काम का नहीं होता, उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, जिसको वल्कनाइजेशन कहते हैं, जिससे उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। तो फिर वो ना तो प्राकृतिक तो नहीं रहे, प्राकृतिक तो थे, उनमें कुछ हमने ट्रीटमेंट किया, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जिससे कि उनकी उपयोगिता बढ़ी, इसीलिए इनको अर्ध संश्लेषित या सेमी सिंथेटिक कहते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, सेलुलोज उत्पन्न, जैसे सेलुलोज के व्युत्पन्न एसीटेट जिसको रेयान कहते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट आदि, ये सब क्या है, उप संवर्ग के साधारण उदाहरण है, मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। फिर उसके बाद है संश्लेषित। संश्लेषित मतलब जो ये नेचर में या प्रकृति से नहीं बनते हैं, ये मैनमेड होते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन। संश्लेषित रेशे जैसे कि फाइबर नायलॉन 66, संश्लेषित रबड़ जैसे बूना एस मानव निर्मित होते हैं और इनको संश्लेषित कहा जाता है। ठीक है, बहुलकों को उनकी संरचना, आणविक बलों तथा बहुलकन की विधि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो कैसी संरचना है, कैसा उनके मध्य जो संरचनाएं हैं, जो अणु हैं, उनके मध्य कितना आकर्षण बल है, और तीसरा है बहुलकन की जो विधि है। तीन अलग अलग प्रकार से भी इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों आगे बहुलकन के प्रकार। तो बहुलकन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है योगज अथवा श्रृंखलावृद्धि बहुलकन। योगज मतलब इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, जिसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखलावृद्धि, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और दूसरा होता है संघनन, संघनन अथवा पदस्य मतलब स्टेप ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर को श्रृंखला वृद्धि बोलते हैं। श्रृंखला वृद्धि मतलब श्रृंखला एक लग इसमें जुड़ता चला जाता है, जिसको इंग्लिश में चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। और दूसरे हैं जो हम आगे देखेंगे, इनको बोलते हैं संघनन मतलब कंडेंसेशन। ठीक है, अथवा पदस्य वृद्धि बहुलकन मतलब स्टेप ग्रोथ। ठीक है, संघनन मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ, क्या बोलते हैं इनको, स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन की बात करते हैं। इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न एकलकों के अणुओं से परस्पर योग से बनते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार के अथवा भिन्न एकलकों से बनते हैं। लेकिन बच्चों एक बात यह है, इसके अंदर योगात्मक बहुलकन में जो अणु भार है, ठीक है, बहुलक का, वो जो एकलक है उनके अणु भार के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कोई छोटा जो कण है उसमें से बाहर नहीं जा सकता है। योग मतलब जो भी अणु आपने जोड़े, ठीक है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया था, तो इनको जब अपन ने जोड़ा तो जो भी आणविक द्रव्यमान इन सारे एकलकों का होगा वही आणविक द्रव्यमान बहुलक का होता है। किसी छोटे कण का, H2O का, अमोनिया का, HCl का, इसमें से किसी भी प्रकार का विलोपन नहीं होता है, पूरा भार हमें मिलता है बहुलक में। ठीक है, इसीलिए इसको एडिशन कहा जाता है या योगात्मक बहुलकन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो यौगिक होते हैं जैसे एल्कीन, एल्केडाइन, ठीक है, व्युत्पन्न बहुलक इस प्रकृति में श्रृंखला की लंबाई अथवा श्रृंखला वृद्धि किसी मुक्त मूलक द्वारा आयनिक स्पीशीज से बनने से होती है, तथापि मुक्त मूलक नियंत्रित योगाद अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन के समान विधि है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है। एक तो होता है पढ़ना और एक होता है समझना। तो हमने पढ़ तो लिया, पढ़ आप भी लेना, मैं आपको समझा देता हूं। मुक्त मूलक
ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने कोई यहां पर अणु लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने ले लिया बच्चों CH3, और यहां पर मैंने लिया कोई पेरोक्साइड ले लिया। तो अगर हमने यहां पे इसके N अणु लिए, ठीक है, और पेरोक्साइड की उपस्थिति ली, तो क्या बनेगा, इससे अणु तो बन जाएगा, जो भी पॉलीमर या बहुलक बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसकी क्रियाविधि बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों यहां पर जो हमने लिया है पेरोक्साइड, उससे क्या होगा, देखो जो पेरोक्साइड है समांश विखंडन होगा इसका, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर में, और समांश विखंडन से ये बन जाएगा मुक्त मूलक। ठीक है, अब जो मुक्त मूलक है ये एक अल्कीन अणु से जा करके जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो अल्कीन जो बना है मुक्त मूलक, ये किसी दूसरे एकलक से जाकर के जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। ये इससे जुड़ जाएगा, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जिससे कि बंध बना लेंगे, और ये मुक्त मूलक दूसरे कार्बन पर आ जाएगा, और ये श्रृंखला वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, श्रृंखला बड़ी होती चली जाएगी, यही बात ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मुक्त मूलक क्रियाविधि, तो विभिन्न प्रकार के अल्कीन अथवा डाइन, उनके व्युत्पन्न का बहुलकरण मुक्त मूलक जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड जो हमने लिया था, ठीक है, इनसे होता है। और इस प्रकार से इसको पूरे को पढ़ना आप। इसको श्रृंखला प्रारंभन कहते हैं, जिसमें मुक्त मूलक क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभन कहते हैं। ठीक है, फिर ये एक मुक्त मूलक दूसरे में परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, जैसे कि ये क्रियाविधि है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, ये टूटा, मुक्त मूलक बन गया, मैंने डायरेक्ट बना दिया इससे। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हो कि इसमें से क्या हुआ, CO2 गैस निकल गई और R मुक्त मूलक बन गया, और ये जो R मुक्त मूलक है ये इससे जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया। फिर ये इस प्रकार से जो श्रृंखला है वो एक एक करके बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो फेनिल मुक्त मूलक हो गया श्रृंखला संरचन पद। ठीक है, संरचन मतलब प्रोपोगेशन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला प्रारंभन मतलब चेन इनिशिएशन। श्रृंखला प्रारंभक पद मतलब चेन इनिशिएशन। उसके बाद क्या है, श्रृंखला संरचन। ठीक है, संचरण पद मतलब प्रोपगेशन, एक मुक्त मूलक से दूसरा बन जाएगा। और जब दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। देखो, ये एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक से जुड़ रहा है, ये श्रृंखला समापन पद है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। इसको खुद पढ़ना एनसीईआरटी लेकर के। यदि बच्चों अणु जो है वो समान है, ठीक है, समान मतलब एक जैसे अणु है, एकलक एक जैसा है, ये एकलक है एक जैसा है, ठीक है, यहां पर एकलक एक जैसा है, तो इसको बोलते हैं सम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सम बहुलक। ठीक है, या इसको इंग्लिश में होमोपॉलीमर भी कहा जाता है, होमोपॉलीमर। और जब बच्चों दो अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनको कहा जाता है कोपॉलीमर। ठीक है, तो होमोपॉलीमर भी और क्या हो सकते हैं, कोपॉलीमर भी बन सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, इसका नाम होता है अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल,
ये सब जो मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम है बच्चों स्टाइरीन। इसका नाम क्या है? स्टाइरीन। ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जो बहुलक बनता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Cn देन CH2 CHPH, ठीक है, N। इसमें दो मोनोमर काम में आ रहे हैं, दो एकलक काम में आ रहे हैं, इसलिए जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो कहलाता है कोपॉलीमर। दो से जो बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर, सहबहुलक। और होमोपॉलीमर मतलब समबहुलक, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे ब्यूटाडाइन है और स्टाइरीन है, इससे बनता है बूना एस, ठीक है। बूना एस कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास अगर ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर एक बार संरचना में बना के बताता हूं। तो ब्यूटाडाइन की जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। और स्टाइरीन की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, और इसमें अगर अपन ने N ले लिए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH PH N, और इसको हम ऐसे लिखते हैं बूना, BUNA, ठीक है, BUNAS, बूना एस। अब BU कहां से आया? ये आया ब्यूटाडाइन से। अब ये कैसे जुड़ा? ये ऐसे जुड़ा, ये जो पाई बंद थे ये टूट गए, मुक्त मूलक बना लिए, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ठीक है। ये किसी अणु से जुड़ेगा जाके, और ये किसी दूसरे अणु से जुड़ेगा। कैसे? ये स्टाइरीन अणु से जुड़ेगा जो दे रखा है, इससे स्टाइरीन फिर ब्यूटाडाइन से जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये जुड़ते चले जाएंगे, और ये क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये संरचना कुछ ऐसी बन जाती है। तो ये आया ब्यूटाडाइन से, इसलिए बू, ठीक है, ब्यूटाडाइन। और ये एस आया किससे? स्टाइरीन से, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, और ये एडिशन पॉलीमर है, योगात्मक पॉलीमर है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। दूसरे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट योगज बहुलक हैं, इनको थोड़ा सा बच्चों ढंग से एक बार पढ़ लेना। सबसे पहला है पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। पॉलीथीन को हम ऐसे लिखते हैं इथीन, ये एकलक है, N अणु मिले, इससे क्या बन गया? CH2 CH2N, और इसका नाम क्या है? पॉलीइथीन, पॉलीइथीन, ठीक है। और इसका नाम क्या? इथीन। ये क्या है? एक तो एडिशन पॉलीमर है, एडिशन मतलब योगात्मक पॉलीमर है। दूसरा ये समबहुलक है, यहां इसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, ठीक है। अब जब इसको पॉलीथीन को बनाते हैं तो दो प्रकार से बना सकते हैं। एक अल्प घनत्व पॉलीथीन जिसको बोलते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE। LDPE को क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो 1000 से 2000 तक वायुमंडलीय दाब बहुत उच्च दाब है, और बहुत उच्च ताप पर जब इस अभिक्रिया को कराते हैं तो LDPE बनता है, ठीक है, लो डेंसिटी। और उसका कारण ये है कि अभिक्रिया तो बहुत अधिक दर से होती है, तापक्रम बहुत अधिक है, मगर जब ये चेन्स बनती हैं, ठीक है, जो पॉलीमर चेन्स बनती हैं, इनमें कुछ साइड चेन्स बन जाती है, और इन साइड चेन्स की वजह से ये जो चेन्स हैं, जो रेशे हैं, वो पास में नहीं आ पाते, और पास में नहीं आ पाते तो इनका घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो घनत्व सामान्य से कम हो जाता है। कठोर परंतु लचीली विद्युत अल्प चालक होती है, और इस उपयोग विद्युत वाहकता जो तार होते हैं उनको विद्युत रोधन और निष्पीड़न बोतलें, खिलौने और लचीले पाइपों के निर्माण के लिए किया जाता है,
ठीक है। दूसरी होती है बच्चों, ये तो आप ध्यान रखना, एलडीपी किस तापक्रम पर बनाते हैं, इसका घनत्व कम होता है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी हल्की होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एचडीपी, उच्च घनत्व। उच्च घनत्व को क्या बोलते हैं? एचडीपीई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। यह इथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एल्यूमिनियम। अब बच्चों ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद रखना, ठीक है। तो सिगलर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है ये उच्च, ठीक है, तो हाई क्वालिटी मटेरियल बनाने के काम में आता है, और ये होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और क्या होता है? टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4। ये याद रखना, नाम ये पूछा जा सकता है। तो जब पॉलीथीन को इस उत्प्रेरक में, जिगलर नाटा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब क्या? उत्प्रेरक, तो ऐसे बनाया जाता है, तो उच्च तापक्रम पर, सॉरी तापक्रम तो उतना ही है लगभग, मतलब 333 केल्विन कम है तापक्रम, यहाँ अधिक था, 350 से 570 था, यहाँ 333 से 345 है, और न्यून दाब पर बनाते हैं। और ऐसा करने से जो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व वाला मिलता है, जो कूड़ेदान, बाल्टियां, बोतल, पाइप, ये सब बनाने के काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बच्चों, और इसको जरूर से जरूर अपनी नोट्स में लिख लेना। मैंने तो देखो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। फिर इसके बाद है टेट्रा फ्लोरी टेट्रा टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लूरोइथीन, टेट्राफ्लूरोइथीन एकलक लेकर के बनता है, ठीक है। तो जब इसका बहुलीकरण होता है तो ये पॉली टेट्राफ्लूरोइथीन बना लेता है। क्या बना लेता है? पॉली, ये क्या है? टेफ्लॉन है, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लूरोइथीन। ये क्या बना लेता है? पॉली टेट्राफ्लूरोइथीन, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लूरोइथीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उच्च उत्प्रेरक और उच्च दाब में इससे बनाया जाता है। जो हमारे घर में जो खाना बनता है, जो तवे पर नॉन स्टिक जो चिल्लाते हैं ना, नॉन स्टिक चिपकेगा नहीं, वो इससे टेफ्लॉन से बनता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं हम आगे, ये है मैंने आपको बता ही दिया, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल ये होता है, इस अणु का नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, और इसके N अणु मिलकर के बहुलीकरण द्वारा जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पान। खाने वाला पान नहीं है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाला नहीं है, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल्स क्या बनाता है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, या इसको हम क्या कहते हैं? पान, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पान, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं है ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। इसके बाद में है बच्चों संघनन बहुलक अथवा पदश वृद्धि बहुलक। इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल है, CH2OH, CH2OH इधर भी और OH इधर भी, N अणु हमने लिए, ये अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया को कराया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, किसके साथ? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराया, ठीक है। इस अणु का नाम क्या है? इस अणु का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो हैं, टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक अम्ल या टेरिप्थैलिक एसिड। अब हम जानते हैं कि बच्चों अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एस्टर का, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अभिक्रिया होती है तो N अणु इसके मिलके NH2O का
लॉस करते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें कुछ भार कम तो हो जाता है पॉलीमर का, क्योंकि छोटे अणुओं का इसमें विलोपन होता है। ठीक है, छोटे अणुओं का विलोपन होता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसका तो बच्चों OH गया था तो इसको यहां लिख दें, सॉरी इसका OH गया था, इससे तो केवल H गया था। ठीक है, तो यहां O और ये N लिख सकते हैं। तो इसका दोबारा आगे OH किसी और अणु के H को निकालेगा, H2 हो जाएगा, और यहां पे किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये H ले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और बच्चों देखा जाए तो यहां एस्टर बन गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। ठीक है, पहली बात ये संघनन है। संघनन मतलब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, छोटे अणुओं का निकलना। जब दो अणु जुड़े तो छोटे अणुओं का निकलना। ठीक है, जैसे H2 का, अमोनिया का, HCl का, छोटे अणुओं का निकलना संघनन कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये होमोपॉलीमर नहीं है, ये क्या है, कोपॉलीमर है। क्या है, कोपॉलीमर। दो अणु मिलके अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए क्या है, कोपॉलीमर। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से आप देखें बच्चों, ध्यान से देखें। इस प्रकार के बहुलकन में सामान्यतः दो क्रियात्मक एकलकों की पुनरावर्त संघनन अभिक्रिया। संघनन मैंने बता दिया, जुड़ना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और जिससे छोटे कण बाहर चले जाएं। इन संघनन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सरल अणु जैसे जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब का ह्रास हो जाता है, एलिमिनेशन या विलोपन हो जाता है, और उच्च आणविक द्रव्यमान वाले संघनन बहुलक बनाते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया। इसका नाम है इथेलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है टेरिप्थेलिक अम्ल, और जो बनता है इसको बोलते हैं टेरलीन या डैक्रन भी कहते हैं, डैक्रन। ठीक है, टेरलीन या डैक्रन भी कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर नोट कर लेना। फिर इसके बाद बच्चों मैंने समझा दिया है आपको, पॉलीअमाइड, नायलॉन 6, नायलॉन 6, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम करते हैं थोड़ी सी बातचीत। ठीक है, पॉलीएस्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब हम एक एक करके बातचीत करते हैं। अब आप मेरे ख्याल से समझने लग गए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो आगे की चीज है पूरी एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर के, और रोक लें इस वीडियो को, और फिर वापस पढ़ने के बाद वीडियो पर वापस आ जाएं। ठीक है, समझ में तो आने लग गया होगा आपको। ओके बच्चों, तो इसमें देखते हैं हम पॉलीअमाइड। अमाइड का मतलब क्या, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके का अणु है। ठीक है, NH2, और यहां भी NH2, तो क्रियात्मक समूह NH2 है। इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, N अणु। और दूसरा हमारे पास है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मतलब CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, एक एसिड है और एक अमीन है। ये आपस में इसको क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल या एडिपिक एसिड। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, इसके N अणु, इसके N अणु। हाइड्रोजन तो जाता है नाइट्रोजन से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से जाता है OH, और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। इसी प्रकार से ये COH भी किसी दूसरे अणु से बॉन्ड बनाएगा, और इसी प्रकार से ये NH2 भी किसी दूसरे अणु से बॉन्ड बनाएगा, और इस बहुलक को हम ऐसे लिख सकते हैं, N। ठीक है, अब इस बहुलक में जो नया, एक पहली बात, ये कंडेंसेशन, ठीक है, बहुलक है, एक संघनन बहुलक है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये, पहली बात। ठीक है, संघनन बहुलक। दूसरी बात, इसमें ये दो अणु काम में आ रहे हैं, दो एकलक हैं। ठीक है, दो हैं, इसलिए ये क्या है, कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है। ठीक है, पहली बात ये कोपॉलीमर। दूसरी बात, ये संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है।
कंडेंसेशन पॉलीमर है। तीसरी बात, ये पॉलीअमाइड है क्योंकि इसके अंदर अमाइड बना है। सी डबल बॉन्ड और NH को क्या बोलते हैं? अमाइड। इसलिए ये क्या है? पॉलीअमाइड है। क्या है? पॉलीअमाइड है। ठीक है। और चौथी बात, ये जो अणु है इसको कहा जाता है, इस बहुलक को कहा जाता है नायलॉन 6,6। क्यों कहा जाता है बच्चों बताओ? क्योंकि इसमें दोनों एकलकों में 6-6 कार्बन है, 6 इसमें 6 इसमें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नायलॉन 6,6 कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना आप। ये कैसे बनता है? 553 केल्विन तापक्रम उच्च दाब पर बनता है। ठीक है, और इसको नायलॉन 6,6 हम कहते हैं। मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका विरचन मैंने बता दिया। जो अपने टूथब्रश होते हैं, ठीक है, जो ब्रिसल्स होते हैं, उनकी शूकें होती हैं, वो इससे ही बनती हैं। नायलॉन 6,6 को रेशे या फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फाइबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नायलॉन 6, नायलॉन 6 जो होता है ये केवल एक ही मोनोमर से बनता है। जैसे इसका नाम है कैप्रोलैक्टम, इससे बनता है ये। ठीक है, कैप्रोलैक्टम से बनता है। अब कैप्रोलैक्टम का अगर अपन जल योजन कराते हैं तो ये बनता है पहले ये बन जाता है, जो मैं आपको लिखा देता हूं। तो इसका पहले कैप्रोलैक्टम का कराते हैं जल योजन, और जल योजन जब हम कराते हैं तो इसमें दो क्रियात्मक समूह बन जाते हैं। कैसे? यहां से N से तो जुड़ जाता है H, ये NH2 बना लेता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है चीजें। CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, दो क्रियात्मक समूह एक ही अणु में आ गए, NH2 और एक COH। और इसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो कैप्रोइक अम्ल या अमीनो कैप्रोइक एसिड बोलते हैं। NCERT जरूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो NH2 है, NH2 जो है इसको अपन ने लेफ्ट में लिख दिया, बीच में कार्बन कितने आ गए? 5, C डबल बॉन्ड OH। अब ये बच्चों एक ही अणु पॉलीमर बनाने वाला है, इसलिए ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है, फिर मान लो इसके N अणु लिए, तो ऐसा ही एक अणु हमने यहां पर बना दिया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहां से क्या होगा? H2O का विलोपन, और ऐसे अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे और ये क्या बना लेंगे? पॉलीअमाइड बना लेंगे। तो CH2 ठीक है, C डबल बॉन्ड किसी और से जुड़ेगा और इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, यहां आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे, CH2 C डबल NH, इस तरह से। और इसका नाम है बच्चों नायलॉन 6, क्योंकि ये होमोपॉलीमर है, इसलिए 6 जैसे उसमें लिखा था यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ये 6 प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें कार्बन 6 है। ठीक है, तीसरी बात, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, संघनन कंडेंसेशन पॉलीमर ये होता है। बाकी ये टायर बनाने के काम में आता है, वस्तुओं रस्सियों के बनाने के काम में आता है, ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम बच्चों पॉलीएस्टर। मैंने आपको बता भी दिया कि पॉलीएस्टर मतलब एस्टर। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने टेरलीन या डेक्रोन रेशे की बात करी थी, ये हेलमेट वगैरह सुरक्षा कवच जो बनाने के काम में आता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है बच्चों फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। ठीक है, और बेकेलाइट इसको बोला जाता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। और ये बच्चों जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। क्रॉस लिंक कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ये अभिक्रिया होती कैसे। तो हमने लिया बच्चों फिनॉल, और हम जानते हैं कि जो फिनॉल का OH समूह है ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है। फिर हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, अभिक्रिया कराई अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये प्रोटोनीकृत हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH2OH, और यहां प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ सकता है OH के सापेक्ष
ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर, ठीक है, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर, जैसे हमने जोड़ा इसको, तो ये CH2OH इसकी ऑर्थो स्थिति पर जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है, और कुछ अणुओं में पैरा स्थिति पर भी जाकर के जुड़ जाता है इस तरह से, या मैं इसको उल्टा लिखता हूं, यहाँ पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है, ठीक है। फिर एक और अणु यहां पर फिनॉल का है, वो भी ऐसा ही बना हुआ है। फिर एक और अणु है, वो भी ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये प्रोटोनीकृत होता है तो प्रोटोनीकरण से क्या होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है, बन के चला जाता है, लिविंग ग्रुप बन के, और यहां धनावेश आ जाता है, निष्कासन समूह, और ये फिर इसको भगा देता है यहां से। फिर ये यहां पर भी ऐसा ही होता है, ये प्लस आता है, ठीक है, इसको भगा देता है, और इस प्रकार से एक लीनियर चेन बन जाती है। पहले क्या हुआ, पहले ऑर्थो और पैरा स्थिति पर CH2OH आ गया, ऑर्थो पर आ गया और पैरा पर आ गया। फिर क्या हुआ, इनका बहुलीकरण प्रारंभ हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, इस प्रकार की रेखीय श्रृंखला बनती है, ठीक है, इस प्रकार की रेखीय श्रृंखला बनती है जिसे नोवोलेक कहा जाता है, ठीक है, रेखीय श्रृंखला बनती है जिसे कहा जाता है नोवोलेक। क्या कहा जाता है बच्चों, बोलो, नोवोलेक कहा जाता है। अब ये जो रेखीय श्रृंखला होती है, इसमें क्या होता है, जो पैरा स्थिति पर CH2OH है, यहां पर CH2+ बनेगा, और ये इसकी पैरा स्थिति से H+ को निकाल लेता है, और जब ये जुड़ जाते हैं तो ऐसे दो रेखीय श्रृंखलाएं, इससे अपनी रेखीय श्रृंखला बनेगी, इससे अपनी रेखीय श्रृंखला बनेगी, और इनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी और रेखीय श्रृंखला आपस में जुड़ जाएंगी, तब ये कहलाता है क्या, बेकेलाइट, ठीक है। तो इसमें देखो, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक सर्वाधिक पुराने संश्लेषित बहुलकें या फिनॉल की अम्ल अथवा क्षार उत्प्रेरक में उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। अमीन ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न से विरचन से होता है। पहले ये बनता है CH2OH, फिर द्विलक, फिर 2 बार प्रतिस्थापन हुआ, 3 बार हुआ, तो बच्चों जो ये लीनियर बनता है ये कहलाता है नोवोलेक, ठीक है, रेखीय, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ऐसी रेखीय श्रृंखला, एक दूसरी रेखीय श्रृंखला, तीसरी रेखीय श्रृंखला आपस में जो जुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार से बेकेलाइट बन जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, बेकेलाइट, ठीक है, ये बेकेलाइट बन जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करें नोवोलेक, ठीक है, बेकेलाइट निर्माण कर लेते हैं। ये आप देखना, जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होते हैं वो इसी से निर्मित होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, बहुलक या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी इसको कहते हैं। जो चीनी, जैसे मेले वगैरह में पहले जाया करते थे कोरोना के, तो चीनी के कप वगैरह बाहर मिलते थे, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, वो टूटते नहीं, क्रॉकरी जो होती है, ठीक है, वो टूटती नहीं है। ऐसे मेलामाइन जो है, इसकी संरचना पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बच्चों है मेलामाइन। 3 तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो लोकेलाइज्ड है, और अन्य 3 जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है, अनुनाद करते हैं, अनुनादी संरचना बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है तो ये इस पर एडिशन कर देते हैं, और एडिशन करने के साथ ये बना लेते हैं NH-CH2OH, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी सब तरफ होगा, और फिर किसी दूसरे अणु के साथ इनका योग हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। तो यहां NH2, यहां NH2, और यहां भी है NH2। तो बच्चों यहां से H2O का विलोपन हो जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बन जाता है, और इसीलिए ये भी संघनन अभिक्रिया है, ठीक है, संघनन अभिक्रिया है। और इस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। दूसरी बात, इसमें 2 मोनोमर काम में आते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, कोपॉलीमर है।
ये भी क्या है, कोपॉलीमर है। ठीक है, क्रॉकरी बनाने के काम में आता है। इसके मोनोमर का नाम याद रखना है, एक है मेलामाइन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। इसमें 6 लोन पेयर हैं, 3 लोकेलाइज्ड हैं, 3 डीलोकेलाइज्ड हैं, और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं या मेलामीन बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है सहबहुलीकरण। अब इसमें देखो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया था, ये भी बहुलक हम बना सकते हैं। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, सह मतलब कोपॉलीमराइजेशन। तो यहां पर हमने लिया ब्यूटाडाइन, दूसरा हमने लिया स्टाइरीन। मैंने बताया बच्चों इसका 1,4 पॉलीमर बना सकते हैं। एक तो ये 1 स्थिति से और एक 4 स्थिति से जुड़ेगा, ये 1 और 2 से जुड़ेगा। ठीक है, और हमने डिस्कस भी किया था, एक बॉन्ड ये 1 से बनाएगा, एक 4 से बनाएगा, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन सकता है ये, और इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर है इसका नाम है ब्यूटाडाइन, इसका नाम है स्टाइरीन। ठीक है, स्टाइरीन, इसका नाम है ब्यूटाडाइन, और इसको बोलते हैं सहबहुलक ब्यूटाडाइन स्टाइरीन सहबहुलक, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर। ये रबर की तरह काम में आता है। ठीक है, कोपॉलीमर है। ठीक है, ये रबर की तरह काम में आता है। और बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, ये कोपॉलीमर है, ये क्या है, कोपॉलीमर है। दूसरी बात ये क्या है, एडिशन पॉलीमर है, किसी छोटे कण का इसमें से, ठीक है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये रबर है। रबर जानते हो, जो इलास्टिक की तरह खिंच जाते हैं। ठीक है, आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं तो खिंच जाते हैं, और वापस से बल हटाने पर अपनी स्थिति पर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सहबहुलक है, इसको कॉपी करो। उसके बाद बच्चों देखते हैं हम रबर। ठीक है, रबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन समझें। 4 टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक होते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर वो होते हैं जिन पर जब हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और फिर जब उनको हटा देते हैं, फोर्स को, बल को हटा देते हैं, तो अपनी स्थिति पर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं फाइबर। अब ये पैकिंग करने के काम में आते हैं, जैसे बालों को बांधने के, नोट की गड्डियों को पकड़ने के। ठीक है, जो पैकिंग मटेरियल होता है वो इलास्टोमर से बनता है। दूसरे होते हैं फाइबर। फाइबर वो होते हैं जिनमें अगर हम बल लगाएं तो वो खींचते नहीं है, जैसे नायलॉन रस्सियां जो बनती हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। तीसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो, जैसे कि अपना टूथब्रश है, अब ठंड के मौसम में एकदम कड़क हो जाता है टूथब्रश, जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं सॉफ्ट हो जाता है, फिर वापस ठंडे में चला जाता है तो क्या होता है, वापस से कड़क हो जाता है। तो तापक्रम बढ़ाने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और तापक्रम घटाने पे वापस अपनी स्थिति पर आ जाते हैं। और ये होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये चौथे होते हैं। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं जिनको अगर अपन हीट करें, बहुत अधिक ऊष्मा दें, बहुत अधिक तापक्रम बढ़ाएं, तो इनमें कुछ अभिक्रियाएं हो जाती हैं जिससे कि ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग बना लेते हैं। जैसे कि आपका ये बैकेलाइट है, ये थर्मोसेटिंग है, आपने हीट किया, खराब हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी बेकार हो जाएगी, नई क्रॉस लिंकिंग बना लेता है। ठीक है, और तापक्रम घटाने पर वापस अपनी स्थिति में आता भी नहीं है। ठीक है, तो ये तापक्रम बढ़ाने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, तापक्रम घटाने पर वापस स्थिति में आ जाते हैं। ये तापक्रम बढ़ाने पर चेंज हो जाती है इनकी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज या गुण चेंज बदल जाते हैं, और फिर तापक्रम घटाने पर वापस अपनी स्थिति में आते भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम रबर की। ठीक है, तो रबर हमने बात करी कि रबर जो है ये क्या होते हैं, इलास्टोमर होते हैं, और जो नेचुरल रबर होता है वो बनता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन से बनता है। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन से बनता है। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन से बनता है। ठीक है, तो इसके N अणु मिलकर के बहुलक बनाते हैं। इसमें 1,4 योग होता है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर है ये।
और यहां पर अगर 1 स्थिति से CH2 जुड़ेगा, 4 स्थिति से ये CH2 जुड़ेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1,4 बहुलक बनाएगा, इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और इसको अपन ऐसे लिखेंगे N, ओके। तो इसमें बच्चों जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है, और इस कारण से हम अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें 2 प्रकार के अणु बन सकते हैं, बहुलक बन सकते हैं। एक ये जिसमें बीच वाली डबल बॉन्ड की संरचना समपक्ष या सिस है, ठीक है, और दूसरी जिसके अंदर ये संरचना विपक्ष हो जाती है, ठीक है, संरचना विपक्ष हो जाती है। तो ये बहुलक क्या है? समपक्ष या सिस है, और ये बहुलक क्या है? ट्रांस है। तो ये जो ट्रांस वाला होता है इसको कहते हैं गट्टा पर्चा। ये नेचुरल नहीं होता है, ठीक है, ये मैन मेड होता है, और इसको कहते हैं हम नेचुरल रबर। ये होता है बच्चों नेचुरल रबर, ये प्राकृतिक होता है नेचुरल रबर। तो प्राकृतिक जो होता है वो समपक्ष होता है, और गट्टा पर्चा जो होता है, जो विपक्ष होता है, वो अप्राकृतिक होता है, ठीक है। करो इसको कॉपी। तो बच्चों ये विभिन्न प्रकार के जो अपन ने प्राकृतिक रबर जो देखा, अपन ने प्राकृतिक रबर समपक्ष होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? गट्टा पर्चा होता है, ठीक है। 1,4 एडिशन इसमें होता है, ये होमोपॉलीमर होते हैं, ठीक है, और एडिशन पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रीन। तो सिस नेचुरल रबर इसको क्या बोल सकते हैं? पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन समपक्ष या सिस, ये नेचुरल रबर है। और ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन ये क्या है? ये गट्टा पर्चा है, ठीक है, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। और इस अणु को 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोप्रीन, ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों, जो रबर होता है वो सॉफ्ट होता है, ये लेटेक्स से मिलता है, ठीक है, इसको आप पढ़ना। तो इसको सल्फर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है? इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, चेन आपस में जुड़ जाती है, थोड़ा सा ठोस हो जाता है। सॉफ्ट होता है तो थोड़ा सा ठोस हो जाता है, और इससे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो इंप्रूव हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं रबर का वल्कनीकरण। एक बार आप इसको देखिएगा, ठीक है, PDF भी आपको दे देंगे इसके साथ। इसके बाद है संश्लेषित रबर, मतलब सिंथेटिक रबर। संश्लेषित मतलब सिंथेटिक रबर। तो जो सिंथेटिक रबर है, जो आपको ध्यान रखना है वो है पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। तो क्लोरीन है यहां पर, या इसका नाम क्या? 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन, या इसको क्या लिखते हैं? क्लोरोप्रीन। और ये जो बनता है, इसमें जो बनता है वो बनता है पॉलीक्लोरोप्रीन। यहां पर भी जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, मगर ये जो ट्रांस अगर यहां रहता है तो उसको बोलते हैं ट्रांस पॉलीक्लोरोप्रीन, या इसको नियोप्रीन भी कहते हैं। और नियोप्रीन जो है वो वाकई में क्या है? एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद बच्चों ये मैंने पहले ही बताया था, ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये है एक्राइलोनाइट्राइल, और ये है ब्यूटाडाइन। तो इससे बनता है बुना एन, ठीक है। बुना एन का मतलब ब्यूटाडाइन, बुना का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसको बुना एन कहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे पॉलीमर है जो हमें पढ़ने हैं, जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय बहुलक, ठीक है, यहां हम इसको बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बॉडी के अंदर भी कई बार ऐसे स्टिचेस लगते हैं इंटरनल, जिसमें क्या होता है ऑपरेशन के बाद, तो हमें ऐसा पॉलीमर स्टिच लगाने के लिए चाहिए होता है जिसको निकालना ना पड़े, उसका क्या हो? बायोडिग्रेडेशन हो जाए, ठीक है, और वो बॉडी में अंदर काम में आ जाए। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जो बहुलक हैं, ठीक है, उनका काफी इंपॉर्टेंस है, और हमें कुछ नाम याद रखने हैं। उनमें पहला नाम है PHBV। इसका मतलब क्या है PHBV का? इसका मतलब है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट
एंड बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो पहले मैं ये लिख के बताता हूं आपको, है ना। तो C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा, यहां पर OH और यहां CH3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है मेन चेन में, और अगर मान लो 5 कार्बन रहते हैं तो ये हो जाता है वैलेरेट। क्या हो जाता है? वैलेरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ब्यूटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये दोनों मिलकर के जो पॉलीमर बनाते हैं उसको बोलते हैं PHBV, ठीक है। ये कैसे बनेगा? देखो, इसका तो COH इसके OH के साथ रिएक्शन करेगा, और इसका OH किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो पॉलीमर बनेगा ये बनेगा क्या? कोपॉलीमर, क्योंकि इसमें 2 मोनोमर काम में आ रहे हैं। क्योंकि COH और OH मिलके बनाएंगे तो ये पॉलीएस्टर होगा। ये क्या होगा? पॉलीएस्टर होगा। एडिशन होगा कि कंडेंसेशन होगा? बच्चों, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, एडिशन नहीं होगा। छोटे पार्टिकल का इसमें लॉस होगा, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसकी संरचना देखो बनाई भी हुई है, ठीक है। हम बना भी सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे OH और COH मिलकर के यहाँ पर एस्टर बना लिए। यहाँ पे जो इथाइल समूह है ये ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ जो मिथाइल समूह है ये ऐसे दिखाया हुआ है, और इसको बोलते हैं PHBV। और PHBV का पूरा नाम भी मैं बता देता हूं आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, सॉरी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ऐसे लिखते हैं कोपॉलीमर, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ ना कोपॉलीमर, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो को का मतलब कोपॉलीमर, ऐसे लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है, ठीक है बच्चों। एक और है नाइलॉन 26। क्या है? नाइलॉन 26। नाइलॉन 26 जो होता है ये भी पॉलीमर है। इसमें अमाइड लिंकेज बनती है। अब नाइलॉन 2 क्यों बोला? क्योंकि एक इसका, ठीक है, एकलक होता है ये, और इसका नाम आप जानते हो, ये ग्लाइसीन है। ये क्या है? ग्लाइसीन है। दूसरा होता है NH2 CH2O5 C डबल बॉन्ड OH, और इसको बोलते हैं हम अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो इसका N और इसका N मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और ये बना लेता है पॉलीअमाइड। क्या बना लेता है? पॉलीअमाइड। और बच्चों इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? नाइलॉन 26, क्योंकि एक एकलक में 2 कार्बन है और दूसरे एकलक में 6 कार्बन है, ठीक है। और इसीलिए ये भी क्या है? नाइलॉन है, पॉलीअमाइड है, और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। कुछ खास बातें इसके बारे में हम लिख भी लें। पहला, ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर? ये कोपॉलीमर है। दूसरा, ये एडिशन है कि कंडेंसेशन? ये कंडेंसेशन है, ठीक है। तीसरा, ये पॉलीएस्टर है कि पॉलीअमाइड है? ये पॉलीअमाइड है। बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है बच्चों। एक टेबल बनाना है, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन, विनाइल क्लोराइड से, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से यूरिया फॉर्मेल्ड रेजिन, इथिलीन ग्लाइकोल थैलिक अम्ल से, ठीक है, डेक्रन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से रेजिन, ठीक है। तो ये आप एक टेबल बना लेना और एग्जाम में टेबल आपको काम आएगी, ठीक है। उपयोग वगैरह एक एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मगर ये संरचनाएं हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको कोई अणु दे देंगे, पॉलीमर दे देंगे, बोलेंगे एकलक क्या क्या है, एडिशन है कि कंडेंसेशन है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, ठीक है, और इसके कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, पॉलीअमाइड है कि पॉलीएस्टर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रबर है कि नहीं है, सिंथेटिक है कि नेचुरल है कि सेमी सिंथेटिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बच्चों मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, अगर कोई और बोर्ड आपका है तो उस बोर्ड की किताब से भी आप इसकी रीडिंग अच्छे से कर सकते हो। काफी सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर में अपने को पूरा स्कोर करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।